This video lecture is presented by Dr. Kanak Dwivedi, Professor in School of Education, Babu Banarsi Das University, Lucknow. Dear student, welcome back to my online classes and welcome to my video series lecture. In this series of my video lecture, today I'll be dealing with my paper philosophy, in which as you have seen my other video lectures also, that I'm covering module 3. So in module 3 we have Indian thinkers. तो आज जिस इंडियन थिंकर की आज हम लोग बात करने वाले हैं उनके बारे में जितनी भी एडजेक्टिव्स लगा के मैं बात करूं वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे गुरुदेव या श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उनकी ब्रीफ लाइफ स्केच के बारे में देखेंगे कि कैसे उनका शुरुआती जीवन था, कैसे उनकी पढ़ाई हुई, वो कहाँ कहाँ पढ़ने गए और उनका लालन पोषण कैसे हुआ। इन सब बातों के बारे में मैं बताऊंगी। साथ ही साथ उनके जो कैसे उनकी राइटिंग स्किल डेवलप हुई, किस उम्र में हुई और कौन कौन सी फेमस किताबें उन्होंने लिखी और किन किन बुक्स पे उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। जैसा कि गीतांजलि जो एक बुक है जिसको नोबेल पुरस्कार जिस पे उन्हें मिला था, उसके बारे में ख़ास तौर से बात करेंगे। साथ ही साथ वो एक पोइटिस्ट थे, स्टोरी राइटर थे और इन्होंने स्कूल पहले शांति निकेतन खोला, फिर वो स्कूल कैसे यूनिवर्सिटी में चेंज हो गया। तो ये सारी बातें हम आगे स्लाइड मोड के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। और श्री रविन्द्रनाथ का जो व्यक्तित्व था या उनकी जो पर्सनालिटी थी वो कितनी डाइवर्स थी। इसके अलावा एक और चीज़ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपके बीएड पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है कि उनकी क्या फ़िलॉसफी थी, उनके जीवन का क्या दर्शन था। साथ ही साथ वो शिक्षा के विषय में किस रूप से उन्होंने अपना विचार दिए, शिक्षा जगत में उन्होंने कौन कौन से विचार रखे। तो अगर हम जनरली हम उनके एजुकेशनल फ़िलॉसफी को देखते हैं तो श्री गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कभी नेचुरलिस्ट हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, शहर से दूर, शहर की कोलाहल से दूर उन्होंने स्थापना की। इसके तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो नेचुरलिस्ट हैं। उसके अलावा जब वो मूल्यों की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, तो वो आइडियलिस्ट दिखते हैं। और उसके अलावा वो ह्यूमनिस्टिक भी दिखते हैं, क्योंकि वो मानव के अस्तित्व की, मानव के उत्थान की बात करते हैं। और साथ ही साथ उनका जो अप्रोच एक बहुत विख्यात है कि उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की। तो इन सारी बातों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैंने स्लाइड शेयर के थ्रू एक स्लाइड या पीपीटी डाउनलोड की है, उसके थ्रू मैं आपको उनके जीवन परिचय, उनके एजुकेशनल फ़िलॉसफी, उनके जो थॉट था एजुकेशन को लेके और उनकी जो राइटिंग्स थी, कौन कौन सी किताबें लिखी, ये सारी बातों को हम लोग स्लाइड मोड से अब और अधिक अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। सो कमिंग टू द स्लाइड मोड, लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीफ लाइफ स्केच ऑफ श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। की स्लाइड मोड में आपको सबसे पहले जो पिक्चर दिख रही है वो गुरुदेव की है, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। इनके बारे में हम लोग पहले इनकी ब्रीफ लाइफ स्केच के बारे में देखेंगे दूसरी स्लाइड के माध्यम से, कि उनका जन्म कब हुआ और वो उनकी मृत्यु कब हुई और उनका जीवन परिचय हम लोग देखेंगे दूसरे स्लाइड में। बात करेंगे गुरुदेव की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, जो कि इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वो 6 मई 1861 में हुआ।
मतलब 6 मई 1861 में गुरुदेव का जन्म हुआ एक धनी घराने में, एक प्रॉस्परस फैमिली में उनका जन्म हुआ कलकत्ता में। और उनके पिता का जो नाम था वो था देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि एक वेल नोन हिंदू रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं। और उनकी माँ का नाम था श्रीमती शारदा देवी। शुरुआती दिनों में गुरुदेव को या श्री रविन्द्रनाथ टैगोर को जो उनकी पढ़ाई हुई थी वो घर पे ही हुई थी। उनको घर में ही एक टीचर बुला के, या चूँकि वो अपने माँ बाप के 14वें संतान थे, अपने पेरेंट्स के वो 14th चाइल्ड थे, तो उनसे बड़े 13 और बच्चे थे, तो वो काफ़ी बड़े थे, तो उनके ही देख रेख में उनका लालन पोषण हुआ। और प्राइमरी स्टेज पे तो उनको घर में ही उनके लिए ट्यूटर आता था, और उनको लैंग्वेज संस्कृत में बेसिकली पढ़ाया जाता था। साथ ही साथ इंडियन फिलॉसफी एंड एस्ट्रोनॉमी, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी दी जाती थी वो घर से ही हुई। और चूँकि वो एक धनी परिवार से बिलोंग करते थे, तो उनका घर ही इतना बड़ा था कि उसमें 2-3 स्कूल, अगर छोटे प्राइमरी स्कूल को अगर हम देखेंगे तो वो स्कूल उस रूप में आ सकते थे। तो जब हम उनकी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दिखाई देती है कि उनका जो शुरुआती जीवन की जो पढ़ाई लिखाई थी वो घर से ही शुरू हुई। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो बंगाल एकेडमी में उनको भेजा गया। हायर एजुकेशन के लिए उन्हें बंगाल एकेडमी में भेजा गया, जो कि उन्हें नहीं पसंद आया, क्योंकि वो वहाँ का जो रिजिड एटमॉस्फेयर था, डल रिजिड एजुकेशन का जो एटमॉस्फेयर था, वो उन्हें समझ में नहीं आया। और वो अलग तरह की शिक्षा की बात करते थे, जो प्राकृतिक तरीके से बालक को दी जानी चाहिए। फिर बैरिस्ट्री की परीक्षा के लिए वो इंग्लैंड गए, बट वहाँ भी उनका मन नहीं लगा, और थोड़े दिनों बाद वो वापस चले आए। तो इस तरीके से कहा जाता है कि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर का जो उनकी शुरुआती पढ़ाई थी वो घर में हुई। फिर थोड़े दिनों के लिए वो हायर एजुकेशन के लिए वे स्कूल गए। स्कूल में उन्होंने पढ़ा तो, लेकिन वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। इसके अलावा बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए उनको इंग्लैंड जाना पड़ा, वहाँ भी उनका मन नहीं लग पाया और वापस चले आए। कहा जाता है कि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखने में बहुत इंटरेस्ट था, तो उनकी जो पहली पोएट्री थी, उन्होंने अपनी पहली पोएट्री ही 8 वर्ष की आयु में लिख दी थी। और 16 वर्ष की आयु तक आते आते उनके बहुत अच्छी मतलब उनका जो लेखन था उसको काफ़ी इम्प्रूव हुआ और बुक फॉर्म में वो पब्लिश हुआ। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर मेन लाइमलाइट में तब आते हैं जब उन्हें 1913 में गीतांजलि, एक पोएम्स की पूरा संग्रह है, कविताओं का एक संग्रह है, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। पहली बार एक इंडियन को लिटरेचर के रूप में पहली बार गीतांजलि जो उनकी बुक थी उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और इस तरीके से उन्होंने भारतवर्ष का नाम रोशन किया विदेशों में। इसके बाद जब वो गीतांजलि के बाद उनको फिर गवर्नमेंट ने एक और पुरस्कार से सम्मानित किया, और उस इंडियन गवर्नमेंट ने जो पुरस्कार दिया था उसका नाम था नाइटहुड। तो उस पुरस्कार से उन्हें बेस्टोर्ड किया गया 1915 में, और फिर इवेंचुअली वो पुरस्कार उन्होंने नाइटहुड का वापस कर दिया जब जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था। मतलब वो नाराज़ होकर उन्होंने वो पुरस्कार वापस कर दिया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो उनकी कितनी डाइवर्स पर्सनालिटी थी। वो एक पोएट थे, एक ड्रामेटिस्ट थे, साथ ही साथ फिलोसोफर भी कहे गए हैं, और वो एक पेंटर भी थे। तो इतनी ज़्यादा वैरिड पर्सनालिटी के वो इंसान थे। उनकी जो पर्सनालिटी थी उसमें
मतलब पोएट दिखते हैं, ड्रामेटिस्ट दिखते हैं, फिलोसफर दिखते हैं, और साथ ही साथ उनकी पेंटिंग्स भी बहुत फेमस हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनकी एक ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री देखी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि वो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उनकी जो डेथ हुई थी वो 1941 में उनकी डेथ हुई। तो ये एक ब्रीफ लाइफ स्केच के थ्रू स्लाइड मोड में हमने आपको श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया। आगे भी उनके जो कौन कौन सी किताबें आई, गीतांजलि की क्या प्रमुख चीज़ें थी, उनके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो आध्यात्मिक नज़र आते हैं। फिर एक चीज़ और लिखी हुई है, एज अ ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट किस रूप में? मानवतावादी किस रूप में? क्योंकि ही प्रीच ह्यूमन ब्रदरहुड। उन्होंने, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे जिन्होंने पहली बार यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कही। उन्होंने विश्व बंधुत्व की बात कही। उन्होंने ये ऐसा संदेश दिया कि हर इंसान जो है वो एक दूसरे से बंधा हुआ है। और उन्होंने फंडामेंटल यूनिटी, जो हमारी फंडामेंटल यूनिटी की बात कही, ब्रदरहुड की बात कही, जो कि हमारे मैनकाइंड के लिए ज़रूरी है। तो ही रिमार्क दैट इवन गॉड डिपेंड्स अपॉन मैन फॉर परफेक्टिंग हिज यूनिवर्स। वो तो इतना तक मानते थे कि इस ब्रह्मांड को परफेक्ट बनाने के लिए ईश्वर को मनुष्य पे डिपेंड होना होगा, जिससे कि वो अपने यूनिवर्स को अच्छा कर सके। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि गुरुदेव कभी आइडियलिस्ट दिखते हैं, कभी स्पिरिचुअलिस्ट दिखते हैं, और कभी ह्यूमनिस्ट दिखते हैं। अब जो हम देखेंगे, जिसमें जो नेक्स्ट हमारे जो स्लाइड दिख रही है, कि एज अ नेचुरलिस्ट भी दिखते हैं। ही कंसीडर्ड नेचर एज अ ग्रेट टीचर। कैसे नेचर एज अ ग्रेट टीचर? क्योंकि जब वो शांति निकेतन की जब उन्होंने स्थापना की थी, तो वो चाहते थे कि हर व्यक्ति को, हर बालक को बेसिकली नेचर में, प्रकृति में उनकी शिक्षा दीक्षा दे, और प्रकृति के द्वारा ही हर बालक को पढ़ाया जाए। तो इसलिए नेचर को ही सबसे बड़ा वो शिक्षक मानते थे। गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ थ्रू वेरियस फॉर्म्स, कलर्स, रिदम ऑफ नेचर। तो इस तरीके से वो नेचुरलिस्ट दिखते हैं। अब टैगोर्स इंटरनेशनलिज्म, जब हम टैगोर के इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं, जब उनके ब्रदरहुड की बात करते हैं, तो वो एक यूनिटी की बात करते हैं। वो एक प्रॉफिट ऑफ वर्ल्ड यूनिटी की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका विश्वास दुनिया के विश्व बंधुत्व में था, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड ब्रदरहुड में वो विश्वास रखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं उनके शिक्षा दर्शन में कि वो एज अ गुरुदेव एज ए वेदांतिस्ट हैं, एज अ इंडिविजुअलिस्ट हैं, फिर एज एन आइडियलिस्ट दिखते हैं, एज अ स्पिरिचुअलिस्ट दिखते हैं, एज अ ह्यूमनिस्ट दिखते हैं, और साथ ही साथ एज अ नेचुरलिस्ट भी दिखते हैं। और जब वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, तो इंटरनेशनलिज्म की फ़िलॉसफी उनके दर्शन में दिखती है। अब हम लोग एजुकेशन में वो किस तरह की फ़िलॉसफी की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे। मतलब शिक्षा जगत में उनका दार्शनिक सोच क्या है, उनकी क्या विचारधारा है। बेसिकली आपके बीएड में इस पे ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टैगोर्स फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, क्या सिद्धांत हैं, बेसिक क्या सिद्धांत है जिस पे उनकी फ़िलॉसफी टिकी हुई है। सबसे पहला सिद्धांत उन्होंने बताया, हार्मनी विद ऑल थिंग्स। मतलब एक हार्मनी होनी चाहिए विद नेचर, विद ह्यूमन सराउंडिंग, और एक और हार्मनी की बात उन्होंने कही, हार्मनी इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो उनका जो शिक्षा दर्शन है वो बेस्ड है किस पे? नेचुरलिज्म पे, ह्यूमनिज्म पे, और इंटरनेशनलिज्म, और साथ साथ आइडियलिज्म। तो जब हम गुरुदेव की बेसिक फ़िलॉसफी को देखेंगे शिक्षा जगत में, उनकी जो बेसिक प्रिंसिपल थे
फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को लेके, तो सबसे पहली बात उन्होंने बार बार हार्मनी की बात कही, और हार्मनी के तहत उन्होंने नेचर से हार्मनी रखने की बात कही, फिर हमारा जो वातावरण है उससे सामंजस्य की बात कही, और साथ साथ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कही। इसके बाद दूसरा मुख्य जो सिद्धांत है उनकी एजुकेशन फ़िलॉसफी का, वो था प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो स्वतंत्रता पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। वो उनको जो ट्रेडिशनल टीचिंग थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती थी, जो चली आ रही जो रूढ़िवादी शिक्षा थी उस पर वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। इवन जो उनका जो शिक्षा हुई वो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बहुत डल लगती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हर बालक को स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिसके थ्रू आज़ादी देनी चाहिए, जिसके थ्रू वो अपनी रुचि के अनुसार सेल्फ उसका जो मतलब प्रकृति जो है उसकी ऑटोनोमस डेवलपमेंट हो, नेचुरल डेवलपमेंट हो। साथ ही साथ वो प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ की भी बात करते थे। उनका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है कि कैसे बच्चा खुद से एक्सप्रेस करेगा, टीचर उसको किसी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, बालक ही उसके जो इंटरेस्ट की चीज़ है स्टूडेंट की, वो उस जो अपना इंटरेस्ट की चीज़ वो खुद ढूंढ लेगा और प्रकृति के द्वारा वो पढ़ेगा। साथ ही साथ एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन की बात कही। जब वो नेचुरलिस्ट देखते हैं तो प्रकृति के थ्रू पढ़ने की बात करते हैं। तो ये मुख्य सिद्धांत आपको स्लाइड में दिख रहे होंगे। अब उनके अनुसार, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार या गुरुदेव के अनुसार शिक्षा क्या है, उनका जो उन्होंने शिक्षा के कंसेप्ट को बताया उसको हम समझेंगे। तो चूँकि आपके बीएड में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू टैगोर, गॉड रिवील हिमसेल्फ थ्रू नेचर। नेचर के थ्रू उन्होंने कहा कि हम ईश्वर को देख सकते हैं मोर इफेक्टिवली देन थ्रू मैन मेड इंस्टीट्यूशन। अगर हम ईश्वर को नज़दीक से देखना चाहते हैं तो हम नेचर के थ्रू देख सकते हैं, ना कि जो मैन मेड इंस्टीट्यूशन है लाइक स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ है, इन सब के थ्रू एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जाके जो हम ज्ञान अर्जित करेंगे उससे हम उस ज्ञान के थ्रू हमारा आत्म या सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा हेंस द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड शुड बी अंडर नेचुरल सराउंडिंग, मतलब प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत ही बालक की शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, सो दैट ही डेवलप्स लव फॉर ऑल थिंग्स अराउंड हिम। मतलब अगर प्राकृतिक वातावरण में उसकी शिक्षा दीक्षा होगी तो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, नदी, झरना, पेड़, जितनी भी आपको नेचुरल चीज़ें दिखती हैं, उससे आपको एक अटैचमेंट होगी, आपको एक प्यार होगा उन सारी प्राकृतिक चीज़ों से। तो वो कहते थे क्योंकि प्रकृति जो है वो ईश्वर की देन है, तो आपको लगेगा कि ईश्वर से आपका साक्षात्कार हो रहा है। तो इस तरह के प्रकृति के द्वारा एजुकेशन, प्रकृति में रहकर, जैसे रूसो ने नारा दिया था प्रकृति की ओर लौटो, उसी तरह वो वेस्टर्न फिलोसोफर थे, वेस्टर्न एजुकेशनलिस्ट थे। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इंडिया के जो रूसो हम कह सकते हैं वो श्री गुरुदेव थे। उन्होंने भी नेचुरलिज्म की बात उठाई, उन्होंने भी प्रकृति की ओर लौटने की बात कही, उन्होंने भी स्वतंत्रता का नारा दिया। तो ये कंसेप्ट जो था वो गुरुदेव का था एजुकेशन के लिए। फिर एजुकेशन एज एन एनलाइटमेंट, ये तो जो पहला मैंने कंसेप्ट बताया वो बेसिक एजुकेशन के, मतलब बेसिक जो चीज़ें शिक्षा से लेके उससे। उसके अलावा उन्होंने एज एन आइडियलिस्ट उन्होंने ये कहा, जब हम उनकी फ़िलॉसफी में आइडियलिज्म को देखते हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि ट्रू एजुकेशन ब्रिंग्स सेल्फ रियलाइजिंग। जो सच्ची शिक्षा है उसके थ्रू हम हमारी आत्म अभिव्यक्ति या आत्म अनुभूति हो सकती है, हमारा एनलाइटमेंट हो सकता है। इट सीक्स टू अनफोल्ड ऑल दैट इज़ गुड एंड नोबल टू इंडिविजुअल। तो इस तरीके से जो शिक्षा का कंसेप्ट हम लोगों को दिखाई देता है गुरुदेव की नज़रों में, वो यही है कि अकॉर्डिंग टू टैगोर, गॉड रिवील्स हिमसेल्फ थ्रू नेचर मोर effectively than through
made institution. Hence, the education of the child should be under natural surrounding so that he develops love for all things. उसके अलावा education as in enlightenment उन्होंने कहा। अब शिक्षा के लिए कुछ और बातें उन्होंने कहा। शिक्षा के कंसेप्ट के, एजुकेशन के जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो एक विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन एज अ डेवलपमेंट प्रोसेस। कैसे डेवलपमेंट होगा? क्योंकि उन्होंने कहा एजुकेशन को, उन्होंने शिक्षा को उन्होंने कहा एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फैकल्टीज। तो ऑल राउंड सर्वांगीण शिक्षा को उन्होंने कहा शिक्षा एक माध्यम है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। हमारे अंदर की जो ह्यूमन फैकल्टीज है उसको बाहर निकालने का जो तरीका है, एक माध्यम है, वो केवल और केवल शिक्षा है। तो मनुष्य का विकास जो है वो एक विकास की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। फिर एजुकेशन एज अ हार्मनी, एक डेफिनेशन के माध्यम से अकॉर्डिंग टू टैगोर कैसे उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो एक हार्मनी के रूप में है। दैट एजुकेशन इज द हाईएस्ट विच नॉट ओनली इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू अस बट ऑल्सो प्रमोट्स लव एंड फेलो बीइंग बिटवीन अस एंड द लिविंग बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब किस तरीके से शिक्षा को अगर हम उसकी पोजीशन को देखेंगे तो उसका जो प्लेस है वो बहुत एक उसका ऊंचा दर्जा है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम लोगों को ज्ञान देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और इस तरीके से वो प्रमोट करती है एक विश्व बंधुत्व की भावना। हम अपनी शिक्षा के द्वारा लोगों को इंसानियत की भाषा सिखा सकते हैं, वैल्यूज़ की बात कर सकते हैं, नेचुरल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं और जिससे ह्यूमन वैल्यूज़ डेवलप हो सकती हैं इस संसार में। तो एजुकेशन एज अ हार्मनी की बात कही। अब हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे कि किस उन्होंने शिक्षा में किस तरह के उद्देश्यों की बात श्री रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो उनका जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसमें कुछ एम्स उन्होंने रखे, जिसमें उन्होंने फिज़िकल डेवलपमेंट को मुख्य बताया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, साथ ही साथ हारमोनियस डेवलपमेंट, यूटिलिटेरियन एम, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल एम। इस तरह के शिक्षा के उद्देश्यों को रखने की बात अपने करिकुलम में बताई। उन्होंने जो शांति निकेतन जो स्कूल बनाया था उसकी शुरुआत पहले उन्होंने एक कमरे से की। फिर जब नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला तो नोबेल पुरस्कार की जो प्राइस, जो उनको पुरस्कार में जो उनको डॉलर्स में पैसे मिले, उस डॉलर जो रुपए मिले उससे उन्होंने अपने शांति निकेतन स्कूल को और बड़ा फ्लरिश किया और फिर बाद में वो कन्वर्ट किया विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। तो उसका जो शांति निकेतन या विश्व भारती यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है उसमें जो शिक्षा के उद्देश्य उन्होंने रखे थे उसमें बेसिकली उन्होंने बालक के शारीरिक विकास की बात, उन्होंने कहा सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट है कि हर बालक जो है वो सबसे पहले उसके शरीर जो है वो पुष्ट हो, उसको न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पता हो कि क्या खाने से उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो सकेगा। मतलब उसकी शारीरिक विकास की बात कही, क्योंकि उन्होंने कहा जब शरीर रहेगा तभी हम आगे की डेवलपमेंट प्रॉपर्ली कर पाएंगे। तो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य उन्होंने रखा फिज़िकल डेवलपमेंट अपनी करिकुलम में, जिसके तहत इसीलिए उन्होंने प्रकृति में रहकर उन्होंने पढ़ने की बात कही, जिसमें बालक कभी पेड़ों पे चढ़ेगा, कभी दौड़ेगा प्रकृति में और इस तरीके से उसका शारीरिक विकास जो होगा वो मैक्सिमम हो सकेगा। इसके बाद इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि के विकास के लिए उन्होंने कहा कि वो जो सब्जेक्ट्स उन्होंने अलॉट किए। साथ ही साथ शिक्षा के उद्देश्यों में आइडियलिस्टिक उद्देश्य भी रखे, जिसमें उन्होंने मॉरलिटी की बात कही, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कही
तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में उन्होंने आइडियल्स की बात कही, वैल्यूज़ की बात कही, बालक के अंदर नैतिकता का विकास हो, कुछ नैतिक गुणों का विकास हो, तो इसके तहत उन बालक का मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो पाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक विकास ही अल्टीमेट है जिसके थ्रू बालक जो है वो या मनुष्य जो है वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। फिर हारमोनियस डेवलपमेंट, पहले भी मैंने बताया कि हर अपने वातावरण से कैसे हम अडाप्ट करें, जो हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं उससे हम कैसे एक समन्वय स्थापित करके हमारा किस तरीके से हारमोनियस डेवलपमेंट होगा। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा में कुछ भी नहीं रखेंगे, कोई भी उद्देश्य नहीं रखेंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम उन्हीं उद्देश्यों के शामिल करेंगे जो आगे जीवन में हमारे काम आए, उसी तरह के उद्देश्यों को हमको रखना है जिसको करिकुलम में जो सब्जेक्ट हो वो आगे जीवन में काम आए। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, बार बार गुरुदेव कहते थे कि वो ईस्ट एंड वेस्ट का अमालगमेशन चाहते थे, क्योंकि गुरुदेव विदेशों में उनका भ्रमण काफ़ी रहा, तो विदेशों की अच्छी चीज़ों को, विदेशों के कल्चर को इंडियन कल्चर से फ्यूजन करके दोनों की अच्छी चीज़ों के निचोड़ को वो बालक को देना चाहते थे। तो और एक विश्व बंधु, तो हम मतलब एक नैरो नेशनलिज्म में न फंस करके हम एक ब्रॉडर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करें। साथ ही साथ उन्होंने हार्मनी विद इंडिविजुअल एंड सोशल एम की भी बात कही। उन्होंने कहा केवल इंडिविजुअल की डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि बालक केवल अपने ही विकास की बात करे, बल्कि बालक का जब विकास होगा तो वो कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करे जिससे कि सामाजिक विकास भी हो सके। तो ये जो थे वो शिक्षा के उद्देश्य थे जिसको हम लोगों ने समझा। अब जो करिकुलम, ये जो उद्देश्य थे वो शिक्षा के उद्देश्य। और अब हम लोग चूँकि टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करिकुलम बताऊंगी जिसमें ब्रॉड बेस्ड करिकुलम है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसको डिटेल में बताऊंगी, मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करूंगी और अदर फीचर्स ऑफ एजुकेशन के बारे में आपको बताऊंगी कि क्या श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार की यूनिवर्सिटी को बनाया, कैसे इस्टेब्लिश किया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें बेसिकली देखी इस लेक्चर के थ्रू। हम लोगों ने बेसिकली देखा कि उनकी लाइफ हिस्ट्री देखी, लाइफ हिस्ट्री में उनका कैसे लालन पालन हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनके वर्क मतलब लिटरेरी वर्क एज अ पोइट्री उन्होंने क्या 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 किस तरह के पोएम्स लिखे, उनको किस बुक पे उनको नोबेल पुरस्कार मिला, फिर कितने नॉवेल्स, फेमस नॉवेल्स लिखे, स्टोरी बुक्स लिखी, उनके जो कुछ ड्रामाज हैं, जो प्लेज हैं, चित्रा, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ये कुछ प्लेज बहुत फेमस हैं। फिर उन्होंने नॉन फिक्शनल चीज़ें भी बताईं, साथ ही साथ उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म की भी बातें बताईं। और जब हम उनके दर्शन की बात देखते हैं तो दर्शन के रूप में वो वेदांतिस्ट दिखते हैं, इंडिविजुअलिस्ट दिखते हैं, कभी वो आइडियलिस्ट दिखते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट दिखते हैं, ह्यूमैनिस्ट दिखते हैं, और कभी कभी वो नेचुरलिस्ट भी दिखते हैं। और हम उनके टैगोर के इंटरनेशनलिज्म के को भी हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन में उनके जो बेसिक सिद्धांत थे उस पर बात की, जिसमें उन्होंने किस तरह के फ़िलॉसफी में किस प्रिंसिपल्स पे आधारित उनकी शिक्षा होगी, इस पे हम लोगों ने बातें की। साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात बताई। तो इस तरीके से हम लोगों ने शिक्षा के उद्देश्यों में भी उन्होंने बताया कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हारमोनियस डेवलपमेंट, यूटिलियन एम, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हारमोनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल एम। तो बेसिकली हम लोगों ने इस लेक्चर में हम बेसिकली एम्स ऑफ एजुकेशन तक पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने स्लाइड मोड में आपको मैंने एम्स ऑफ एजुकेशन तक बताया, और नेक्स्ट लेक्चर में जो और एस्पेक्ट हैं एजुकेशन की वो मैं कवर करूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको
गुरुदेव की पर्सनालिटी जो भी मैंने स्लाइड के थ्रू समझाने की कोशिश की कि उनका व्यक्तित्व कितना वास्ट वैरिड था। वो कभी ड्रामिस्ट लगते हैं, कभी वो राइटर के रूप में हैं, कभी वो एक आपको पेंटर के रूप में दिखाई देते हैं। उसके अलावा उनका शिक्षा जगत में जो कंट्रीब्यूशन था, किस तरह की शिक्षा की बात करते थे, उनका कंसेप्ट शिक्षा को लेके क्या था। उसके अलावा शिक्षा जो थी वो किन सिद्धांतों पे आधारित थी, और कौन से उद्देश्य, शिक्षा के कौन से उद्देश्यों की बात करते थे। शांति निकेतन जो उन्होंने स्कूल स्थापित किया था, उसमें जो शिक्षा के उद्देश्य दिए थे वो सारा मैंने स्लाइड नोट से बताया। और किस तरीके से शांति निकेतन जो है वो आज शांति निकेतन स्कूल तो है ही है, साथ ही से साथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया, जिसमें ईस्ट एंड वेस्ट के कल्चर का अमेलगमेशन हमें दिखाई देता है। तो हम लोगों ने इस तरह लेक्चर रविन्द्रनाथ टैगोर का जो लेक्चर 1 था उसमें इन सारी चीज़ों को कवर किया। उस लेक्चर 2 में रविन्द्रनाथ टैगोर के लेक्चर 2 में हम लोग उनके और शिक्षा के जो एस्पेक्ट हैं, एजुकेशन के एस्पेक्ट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे एस्पेक्ट, एजुकेशनल एस्पेक्ट या सारी बातें जो हमने बताई वो समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट for watching me, and see you in the next lecture. Till then, bye.